और यस सर। नीचे वाले चार्ज पे भी फोर्स लगेगा, राइट। और इन दोनों यस फोर्सेस सर। का डायरेक्शन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, जो दोनों फोर्सेस हैं, एफ ये हो गया, ये भी एफ हो गया, इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है कि अलग अलग है? ये दोनों फोर्सेस अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू लग रहे हैं ना भाई, एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों सेपरेटेड है। तो क्या ये कपल या टॉर्क जनरेट करेंगे? यस सर। यस सर। यस करेंगे सर। ना, कपल या टॉर्क जनरेट करेंगे। तो यहाँ यहाँ से हमें पता चलता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर लगने वाले फोर्सेस कपल जनरेट करेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं एक्चुअल डायग्राम को। यहाँ पे देखो, वही हमारा डायपोल दिख रहा है आपको, ठीक है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव पे लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बेटा? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने जब बात करी थी तो क्या बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड एमर्ज करता है। तो ये लेफ्ट साइड में मैंने कुछ ड्रॉ किया, ये आप सोचो कि एक शीट ऑफ पेपर है या शीट ऑफ मेटल है, मेटल की शीट है, मेटेलिक शीट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलेगा? रेडियली आउटवर्ड। तो जो ये व्हाइट कलर का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रखा है, ये इसका सोर्स हो सकता है कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज मेटेलिक शीट, ठीक है। तो उससे उससे ये रेडियली आउटवर्ड निकल रहा था। अब बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज जो शीट पर है लेफ्ट साइड में, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए फोर्स जो लगेगा डाइपोल के इस नेगेटिव चार्ज पे वो लगेगा लेफ्ट साइड में, और ऊपर वाला पॉजिटिव है तो उसको ये रिपेल करेगा, तो इसलिए उस पर राइट साइड में फोर्स लगेगा। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि डायपोल पर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव पे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दोनों फोर्सेस मिलकर, अगर हम नेट फोर्स ऑन द डायपोल की बात करें, नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज जीरो, ठीक है। क्यों? टोटल फोर्स की अगर बात करेंगे बेटा तो नेट फोर्स क्या होगा? फोर्स अप्लाइड ऑन द पॉजिटिव चार्ज प्लस फोर्स अप्लाइड ऑन द नेगेटिव चार्ज, तो दोनों जुड़कर क्या रिजल्टेंट आएगा? जीरो फोर्स। जीरो। तो जीरो। नेट फोर्स ऑन द डायपोल बिकम्स जीरो, ठीक जीरो। है। इसके अलावा टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या होगा? देखो टॉर्क हमेशा क्या होता है बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क का अगर हम फॉर्मूला देखें, इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। फोर्स अप्लाइड, है ना, फोर्स अप्लाइड इनटू आर्म लेंथ, जैसे कि एक सेंटर ऑफ रोटेशन है, इससे कुछ आर दूरी पर गए और वहां पे जाके आपने फोर्स लगाया, तो ये जो फोर्स लगा, ये फोर्स क्या करेगा? दिस फोर्स विल क्रिएट अ टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन, और यही कहलाएगा टाउ। तो टाउ को हम कैलकुलेट करते तो आर क्रॉस एफ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और आर क्रॉस एफ को ही हम क्या लिख सकते हैं बेटा? आर एफ साइन ऑफ थीटा। साइन साइन थीटा, थीटा। ठीक है, आर साइन। एफ साइन थीटा, ठीक। ये साइन थीटा 90 है, जो जो फिगर मैंने ड्रॉ किया इसमें ये थीटा की वैल्यू 90 है। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, तो यहाँ पे 90 है, कभी कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखो, अब फोर्स, दोनों फोर्सेस हैं डिस्प्लेस्ड हैं, आपस में इनके बीच में गैप है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है? ये वाला, मान लो, है ना। एक फोर्स है जो ऊपर लग रहा है, एक फोर्स है जो नीचे लग रहा है, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे? दे विल क्रिएट अ टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ द डायपोल, तो सेंटर ऑफ द डायपोल के अबाउट ये टॉर्क जनरेट करेंगे, और ठीक है, टॉर्क। और वो टॉर्क क्या करेगा? इस डायपोल को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा तो दैट टॉर्क विल ट्राई टू रोटेट दिस डायपोल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा में मैंने क्या किया? फोर्स को लिख दिया बेटा, फोर्स को लिखा Q इंटू ई, ठीक है। आर एफ साइन थीटा को लिख दिया मैंने 2a इंटू साइन थीटा, ठीक है। फिर इसको, ये किसके अबाउट होगा?
माइनस क्यू के अबाउट मैंने कैलकुलेट किया कि यहाँ पे इसके अबाउट कितना टॉर्क लगेगा, माइनस क्यू को ले लिया, वहाँ पे आर को ले लिया 2a लेंथ ऑफ द डाइपोल, और एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ तो दूसरे पॉइंट के अबाउट ये एक फोर्स की वजह से कैंसिल आउट कर सकते हैं वैल्यूज को। मतलब अगर ये पॉइंट है, पॉइंट इज केप्ट एट माइनस क्यू, तो माइनस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है उसको उसकी वजह से जीरो टॉर्क होगा। तो बेसिकली इसलिए हमने इसको एक पॉइंट पे रख लिया, सेंटर ऑफ डाइपोल के अबाउट लगेगा वैसे ही टॉर्क। ठीक है, अगर आप सेंटर ऑफ डाइपोल भी करोगे तो ये वैल्यू स्प्लिट हो जाएगी, ये 2a की बजाय a साइन थीटा आ जाएगा, फिर क्यू ई फिर से a साइन थीटा, दोनों ऐड होके 2a साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको q इंटू ई 2a साइन थीटा किया। अब हमें पता था q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर p, तो p e साइन थीटा आ गया। और इसी को फिर हमने दोबारा से सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, है ना। तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी क्या है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और ई इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर टॉर्क लगेगा, वो क्या होगा, पी क्रॉस ई के बराबर। तो पी आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर है और ई आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट वेक्टर बेटा जो हम लिख रहे हैं पी, ये होता है q इंटू 2a। अब मुझे बताओ कि अगर स्ट्रॉन्ग डाइपोल होगा तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग डाइपोल है तो उसका मतलब उस पर टॉर्क भी ज्यादा लगेगा, और बाहर से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो भी डाइपोल पर टॉर्क जो है वो ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी लिखा ना टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है, E. तो इस फॉर्मूला को नोट डाउन करो बेटा, पी क्रॉस ई। फिर आगे बढ़ेंगे कि जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर टॉर्क जो लगेगा वो होगा पी क्रॉस ई, और नेट फोर्स जो लगेगा वो कितना होगा, जीरो। नेट Zero. फोर्स ऑन द डायपोल इज जीरो। टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ से मिलती है? राइट हैंड थंब रूल से मिलती है बेटा। आर क्रॉस एफ, अपने फिंगर्स को आर की तरफ पॉइंट करो और एफ की तरफ कर्ल करो, आर क्रॉस एफ। तो जिधर आपका राइट हैंड का थंब पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर। तो आर क्रॉस एफ, इधर पी है तो पी क्रॉस ई करोगे, यानी पी की तरफ पॉइंट करो इनिशियली, ई की तरफ कर्ल करो, तो आपका टॉर्क वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अब इस केस में देखो डायपोल मोमेंट वेक्टर किधर से किधर पॉइंटिंग होता है बेटा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ पी की बात करूं तो ये हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी, और ई का डायरेक्शन अब मुझे दिख ही रहा है। तो मैं पी की तरफ अपनी उंगलियों को पॉइंट करके और ई की तरफ कर्ल करता हूं, तो मेरा जो राइट हैंड का थंब है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाएगा। देखो करके, पी की तरफ पॉइंट करो पहले उंगलियों को, और ई की तरफ कर्ल करो। तो जब ऐसा करोगे तो आपका जो अंगूठा है वो स्क्रीन के अंदर जाता हुआ नजर आएगा आपको। तो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क वेक्टर इज गोइंग इनटू प्लेन ऑफ पेपर, है ना। Yes, sir. ठीक है, और ये टॉर्क क्या करेगा, टॉर्क कब तक लगेगा बेटा, जब तक कि डायपोल अलाइन ना हो जाए, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो डायपोल अलाइन होने का मतलब क्या है, देखो डायपोल अलाइन होने का मतलब है कि ये माइनस क्यू चार्ज तो ऐसे था और प्लस क्यू चार्ज है ये रहा, और ये आपका डायपोल जो है इसके साथ अलाइन हो गया है। अलाइन अब क्या होगा, अब क्यू पर लगेगा चार्ज फोर्स इस साइड, और माइनस क्यू पे लगेगा इस साइड, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अब सेम हो गया है, तो टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। तब ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा, उसके बाद इस पे टॉर्क नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूला लिख लो, पी क्रॉस ई। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, नॉन यूनिफॉर्म का अभी नहीं करते, ये करते हैं क्वेश्चन पहले। An electric dipole with dipole moment this is aligned at 30 डिग्री with the direction, इसको करो।
जिनका आंसर आएगा हैंड रेज करेंगे बेटा। आया आंसर बेटा? यस सर। देखो क्या करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर आपको दे दिया, क्या वैल्यू दी है पी की? पी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻�9, ठीक है, कूलम्ब मीटर्स, aligned at 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या दे दिया? ये दिया आपको 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा थीटा की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा इज 30 डिग्री। क्या पूछा है? टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो अभी लिखा था ना, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, और ये होता है पी ई साइन थीटा के बराबर। तो वैल्यूज रख लेते हैं, पी की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁹, ई की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁴, और साइन थीटा यानी साइन ऑफ 30 डिग्री। कितना आएगा बेटा ये आंसर? 10 टू द 10 पावर into 10 minus 4 Newton meter. 10⁻⁴, Yes. हाँ, न्यूटन मीटर, ठीक है। टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होगा, 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हमारा Yes, sir. आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आया। तो डायपोल था, एक डायपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये है, इट इज एक्टिंग एट 30 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही हमारा टॉर्क के बराबर होता है, पी साइन थीटा, ठीक है। कोई डाउट्स है बच्चे इस क्वेश्चन में? No, sir. No, sir. ठीक है। No, sir. अब अगला स्टार्ट करते हैं टॉपिक, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? Sir, flow. फ्लो। ठीक है, फ्लक्स का मतलब होगा फ्लो। जैसे अगर एक वाटर टैंक है, मानो वाटर टैंक में एक आउटलेट है और एक इनलेट है, तो आउटलेट से जाता हुआ पानी है ना, आउटलेट से जाते वाले पानी को हम क्या बोलेंगे? आउट फ्लक्स या आउटवर्ड फ्लो। ठीक है, और जो इसमें अंदर गिर रहा है, मान लो किसी नल से गिर रहा है पानी, तो दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लक्स ऑफ वाटर या फिर इनफ्लो ऑफ वाटर। तो एक होगा Yes. इनफ्लक्स और एक होगा आउटफ्लक्स, यानी इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चीज से बाहर निकल रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? आउटफ्लक्स या फिर आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहेंगे बेटा? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके बारे में अभी जानेंगे और अच्छे से। और एक चीज Yes, होती sir. है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब तक जब जो भी हमने चार्ज की बातें करी, वी वर डिस्कसिंग कि चार्ज एट अ पॉइंट, है ना, हमारा चार्ज हमेशा एक पॉइंट पे सिचुएटेड था। आइदर इट वाज ए सिंगल पॉइंट चार्ज और मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला तो पहले निकाला ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, फिर उसके बाद हमने निकाला ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला कि इट इज़ अ वेक्टर सम होता है। फिर डाइपोल में भी केवल 2 ही पॉइंट चार्ज होते हैं, है ना। लेकिन रियल लाइफ में क्या सिंगल पॉइंट चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है? Distribution of Distribution. charge. डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो मैं अगर आपको बोलूं कि एक कॉपर वायर है, अब उस कॉपर वायर पे कुछ चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या वो एक पॉइंट पे करेगा कि थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करेगा? Throughout. Uniform. थ्रू Throughout. आउट, क्योंकि मेटालिक वायर है, तो जो भी चार्ज आप उसको दोगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट। ठीक है, तो अब देखो कंटिन्यूअस Yes. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहली चीज होती है कि अगर आपको एक स्ट्रेट कंडक्टर दे दिया जाए, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या स्ट्रेट वायर टाइप का कुछ, इस पे चार्ज क्या होगा बेटा? इस पे चार्ज जितना भी होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि इस वायर के ऊपर आपके पास 5 कूलाम्ब चार्ज है, टोटल चार्ज जो है वो 5 कूलाम्ब है, तो 5 कूलाम्ब का मतलब क्या हुआ बेटा कि 5 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पे एक्स्ट्रा, तो इतना चार्ज हो गया 5 कूलाम्ब। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स इस पे आएंगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना। टोटल चार्ज की बात करें, अगर इस पे टोटल चार्ज 5 कूलाम्ब दे दिया और लेंथ ऑफ द वायर 5 मीटर दे दी, तो 1 मीटर पे कितना चार्ज होगा बेटा? 5 मीटर पे 5 कूलाम्ब, तो 1 मीटर पे 1 coulomb. 1 1 coulomb. मीटर पे 1 कूलाम्ब, तो 1 कूलाम्ब पर मीटर। अगर चार्ज की डेंसिटी की बात करूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो अगर इसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? 1 कूलाम्ब चार्ज प्रत्येक मीटर ऑफ वायर ऑफ द, है ना, पर यूनिट लेंथ कितना है? 1 कूलाम्ब चार्ज इज देयर। तो इस तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर यही काम एरिया पे हो रहा हो, मान लो मैंने आपको बोला कि बेटा एक एरिया है ना, मान लो एक रेक्टेंगुलर एरिया है, अब इसके ऊपर टोटल चार्ज जो है वो है 10 कूलम्ब्स और इस एरिया का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं पूछूं कि एरियल चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट एरिया ऑफ दिस, पर यूनिट एरिया कितना चार्ज है बताओ? 5 coulomb. 5 कूलम्स पर मीटर स्क्वायर, मीटर। 1 मीटर स्क्वायर में 5 कूलम चार्ज है, तो दिस इज द एरियल चार्ज डेंसिटी। और अगर बात करें किसी वॉल्यूम की, कि बेटा कि एक गिवन वॉल्यूम है, मान लो एक क्यूब है या फिर कोई स्फीयर है ना, और उसका वॉल्यूम मैं आपको दे दूं कि इतने मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है और टोटल चार्ज इस पर इतना है, तो अगर मैं बोलूं कि इस क्यूब के ऊपर बेटा 100 कूलम चार्ज है और इसका वॉल्यूम है 20 मीटर क्यूब, ठीक है, तो अब यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है? 5 कूलम्ब पर मीटर 5 क्यूब, coulomb. है ना। तो इस तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं क्या? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर किसी लेंथ पे हो तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी एरिया पे हो तो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और किसी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो
ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पॉइंट क्या होता है, पॉइंट 0 डायमेंशन होता है, लाइन आपकी सिंगल डायमेंशन होती है, एरिया आपका 2D चीज होता है, और 3D क्या होता है, जो चीजें दिखती रहे, जो दिख सके, जिनका मास मेजर हो सके। मैटर की डेफिनेशन क्या बताई थी, एनीथिंग विच हैव मास एंड कैन ऑक्युपाई सम स्पेस। तो अगर बात करें प्रैक्टिकल बात, तो अगर लीनियर की बात करें तो लीनियर डायमेंशंस आपको दिखेंगी नहीं, एरिया भी आपको दिखेगा नहीं, है ना, क्योंकि 3D होना चाहिए चीज़ों चीज़ों को फील करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, जब ये लीनियर और एरियल चार्ज डेंसिटीज की बात करते हैं, तो यहाँ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि भैया एक डायमेंशन इज फार ग्रेटर देन द अदर डायमेंशन, की कुछ ऐसी एक डायमेंशन होगी, जैसे वायर है, तो वायर की कोई एक डायमेंशन ऐसी है बेटा जो इसकी दूसरी डायमेंशन वाई और जेड से ज़्यादा है। जैसे अगर इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ इज फार ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ दिस वायर, तो इसको हम लीनियर मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, अदरवाइज है तो ये 3D, लेकिन हम इसको लीनियर मान लेते हैं कि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एरिया में भी जब हम बात करते हैं तो एरिया की थिकनेस जो है दैट इज फार लेस देन द सरफेस ऑफ दिस एरिया, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि है तो 3D चीज, पेज क्या है 3 डायमेंशनल है, लेकिन इसको हम एरिया अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो थर्ड डायमेंशन है, जो कि थिकनेस है, वो कम है कंपेरेटिव टू द एक्स एंड वाई। तो अब देखो, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि जब इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मान लो एल्यूमिनियम फॉयल के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो एल्यूमिनियम फॉयल इज ए 2 डायमेंशन, उसको है हम अप्रोक्सीमेटली मानते हैं कि इट इज 2D, तो फिर वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको बोलेंगे इट इज एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर किसी वॉल्यूम पे होगा तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, तो वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास चार्जेस प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, आइसोलेटेड चार्जेस मिलते नहीं हैं। ठीक है, आ जाओ वापस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। फ्लक्स क्या बताया था, व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज फ्लो, है ना, फ्लो। अब देखो बेटा, एक आपको एनिमेशन दिखाते हैं पहले। अच्छा, एनिमेशन से पहले एक चीज बताओ मुझे, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर? Scalar. वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ Scalar. Scalar. वेक्टर। Scalar. स्केलर की वेक्टर? वेक्टर। Scalar. Scalar. एरिया एक स्केलर क्वांटिटी भी है और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। ठीक है, देखो, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी भी है और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। ठीक है, दिखाते हैं अभी कैसे। भाई स्केलर तो आप सबने पढ़ा है कि एरिया कितना, 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, ओरिएंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एरिया के ओरिएंटेशन से कभी कभी फर्क पड़ सकता है, तो एरिया को कभी कभी हमें एज ए वेक्टर क्वांटिटी भी ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी बताता हूँ आपको। मान लो मेरे पास ये पाइप है बेटा, ठीक है, इसमें से पानी बाहर निकल रहा है, वाटर इज फ्लोइंग आउटसाइड। अब मैं आपको एक ढक्कन देता हूँ ऐसा, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि इसको, इस ढक्कन को पाइप के आगे लगाओ और पानी को रोक दो। ठीक है, स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर। तो आप इसको ऐसे ही लगाओगे, जाहिर सी बात है, तभी पानी रुकेगा, है ना? या फिर Yes. ऐसे ना लगा के, कोई बच्चा ऐसे है कि जो इसको ऐसे लगा के पानी रोक दे, No, sir. नहीं, नहीं रुकेगा। No, sir. अरे बोलो यस और नो। नो सर। पानी के फ्लो को रोकना है, पानी को बाहर निकलने से रोकना है, तो एरिया को, जो एरिया है, ये एरिया ही तो है, ये मैंने आपको ढक्कन दिया, दिस इज एरिया, है ना। ऐसे मानो कि शीट है मेटल की। अब मेटल की शीट को आप कैसे लगा रहे हो भाई? इसको जब इस तरीके से लगाओगे इस पाइप के मुंह पर, तभी तो फ्लो ऑफ वाटर रुकेगा। यस सर। या फिर ऐसे ऐसे लगा दोगे तो नहीं रुकेगा ये, है ना। समझ रहे हो ना यार, कैसे बोलूं मैं? देखो मेरे पास ये है, ये मग्गा है, ठीक है, मान लो इसमें पानी है। अब मैं इसको पेपर से ऐसे कवर करूंगा तभी तो फ्लो रुकेगा ना। यस सर। या फिर मैं ऐसे कवर कर दूं, ऐसे, रुकेगा क्या?
नहीं रुकेगा। No, sir. तो हमें ओरिएंटेशन ऑफ एरिया से फर्क पड़ रहा है ना, एरिया का मैग्नीट्यूड तो उतना ही था बट इसका डायरेक्शन क्या है उससे फर्क पड़ रहा है ना, Yes. Yes, sir. है ना। तो कभी कभी हमें Yes, sir. इसी तरीके से एरिया को वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करना पड़ता है बेटा, जब ओरिएंटेशन ऑफ एरिया पे डिपेंड करे हमारी फिजिक्स, है ना, हमारी फिजिक्स की जो वैल्यूज है वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करने लगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देखो मैं बताता हूँ आपको, एक एरिया ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ये एरिया ड्रॉ किया मैंने और मैंने बोला कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था बेटा। तो देखो अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस गिवन एरिया, इसमें कितनी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं बेटा? 5। 5. ठीक है। और अगर इस एरिया को मैं ऐसे ना बनाकर अगर ऐसे ड्रॉ करता कि ये आपका ऐसे लेटा लेटा होता, तो कितनी फील्ड लाइन क्रॉस करती इस एरिया को? 7. 1। तो ओरिएंटेशन ऑफ एरिया पे हमारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया डिपेंड कर रही हैं, Yes, sir. कर रही हैं। Yes, sir. ठीक है। तो अब देखो हमारा प्रॉब्लम है ये कि हमें निकालना है कि ओरिएंट मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कब क्रॉस करेंगी। लेकिन कैच ये है कि जब भी आप एरिया को डिफाइन करते हो एज ए वेक्टर क्वांटिटी तो एरिया का डायरेक्शन क्या लोगे? बताओ क्या लोगे? Outwards. डायरेक्शन होगा एरिया का हमेशा एरिया से परपेंडिकुलर, है ना। एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ कर लो जो एरिया से परपेंडिकुलर काम कर रहा हो, तो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ एरिया। ठीक है। अब अगर ये ब्लू कलर का एरिया यहाँ पे है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूँ तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी परपेंडिकुलर? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे मुझे बताओ एरिया वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? Same. Same. सेम है ना। Same है sir. देखो ऑल्दो Yes, एरिया sir. इज ओरिएंटेड एट 90 डिग्री, एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है ना, एरिया बिल्कुल परपेंडिकुलर है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन सेम है ना। तो क्योंकि हम डायरेक्शन ऑफ एरिया एरिया से परपेंडिकुलर ही लेते हैं ना, एक्चुअल सरफेस से परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो। और अब एक एनिमेशन देखो आप, तो इसमें पता करना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ रहा है। ठीक है। Yes, sir. ठीक है। इसको देखो क्या बताना चाह रहा है। इसकी आवाज़ तो नहीं आएगी बट आप इसी को अंडरस्टैंड करेंगे, साथ साथ मैं बताता हूँ। एरिया था, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी क्रॉस करी उसी को हमने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, तो वाइट कलर के एरिया में से जितनी लाइनें क्रॉस की उसी को बोला फ्लक्स है। अभी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस घट या बढ़ सकती है अगर मैं ओरिएंटेशन ऑफ एरिया को चेंज करूं। ठीक है बेटा, ओरिएंटेशन ऑफ एरिया को चेंज करूं। ये फ्लो ऑफ वाटर के कंपैरिजन से समझा रहा है कि एक वेलोसिटी है डी एस एरिया के थ्रू जा रही है तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होगा उस तरीके से। ठीक है। ये आपको जरूरत नहीं है उसकी, इससे समझो आप। यहाँ देखो इस पॉइंट पे कितनी लाइनें क्रॉस कर रही हैं बेटा इस रेड कलर के एरिया को? 9. No. 9 लाइन, है ना, 9। अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज करूँ इस एरिया का, इफ आई चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस एरिया, तो क्या होगा? जैसे ओरिएंटेशन बदलोगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया या तो घटेंगी या बढ़ेंगी, है ना। देखना बढ़ तो सकती नहीं क्योंकि इतनी है, घटेंगी। अभी देखो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा।
समझ आया बेटा कुछ यहाँ पे कि जैसे Yes. एरिया का एंगल चेंज हुआ, एरिया का जैसे एंगल चेंज हुआ, पहले एरिया वाज परफेक्टली अलाइंड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो एरिया परपेंडिकुलर था लेकिन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर सेम। तो क्या हुआ कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी। फिर थोड़ा आगे किया मैंने इस वीडियो को, तो अब देखो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो अब देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो गई, कम हो गई। तो दीज लाइन विच आर क्रॉसिंग अ गिवन एरिया डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑल्सो, है ना, तो ये बात आप यहाँ से जानो, ठीक है। अगर मैं डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ा दूं, अगर मैं यहाँ पे गिवन एरिया से पास करने वाली फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ा दूं, तो क्या होगा बेटा, इसी एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होने वाली ज्यादा होंगी कम? ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा। अगर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ा दी जाए तो कितनी लाइनें ज्यादा होंगी कि कम? ज्यादा होता है। ज्यादा, ज्यादा है होंगे ना, सर। ठीक है। तो अब हमें जो काम की चीजें थी वो समझ आ गई है, अब वापिस आते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, है ना। तो अब मुझे बताओ कि अगर एरिया का साइज छोटा होगा, अगर एरिया का मैग्नीट्यूड कम होगा, जैसे कि 1 है, 1 छोटा है 2 से, तो क्या होगा, जैसे एरिया कम होगा वैसे ही फ्लक्स भी, फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया कम हो जाएगा, है ना। फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया विल बी लेस, अगर एरिया का मैग्नीट्यूड छोटा होगा तो जैसे 1 है, 1 में से केवल एक लाइन जा रही है और 2 में 2 लाइनें जा रही है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस बिगर एरिया इज 2 टाइम्स द फ्लक्स फ्रॉम द फर्स्ट एरिया। और फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, है ना, ये लिख लो अगर लिखना है तो, फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रोंग होगा तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बेटा, कम की ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब एक गिवन एरिया से जो लाइनें पास करेंगी वो भी ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि उसी एरिया में ज्यादा ज्यादा लाइनें हो जाएंगी ना, तो फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया विल आल्सो इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो जो ये लाइनें है ग्रीन कलर की, इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो बढ़ेगी तो इसका मतलब एक गिवन एरिया से ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगी, है ना। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आगे देखो और किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ सरफेस पे। अगर सरफेस एरिया स्मॉल होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग भी कम हो जाएंगी, है ना। सरफेस एरिया अगर छोटा होगा तो फील्ड लाइंस भी कम पास करेंगी, तो फ्लक्स विल बी लेस। और किस पे डिपेंड करेगा, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस। एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया अगर ये डिक्रीज करेगा, एंगल अगर डिक्रीज करेगा तो फ्यूअर फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द सरफेस, ठीक है। बट व्हेन द सरफेस एंड फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सरफेस और फील्ड लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो सरफेस है और फील्ड लाइंस है वो लगभग परपेंडिकुलर है, तो मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा है। अब डायरेक्शन की बात करें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इसकी क्या डायरेक्शन है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। जब ऐसा होगा तभी कहेंगे कि मैक्सिमम फ्लक्स है, ठीक है बेटा। तो तीन चीजें समझ आई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और एंगल अगर 0 डिग्री हो जाएगा दोनों के बीच में, एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो फ्लक्स क्या रहेगा, मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम। मैक्सिमम रहेगा ना। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0, 0 का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंटिंग, तो जैसे यहाँ पे पॉइंटिंग से इन सेम डायरेक्शन है, तो इसका मतलब फ्लक्स इज मैक्सिमम, है ना। अभी समझाएंगे।
ये देखो एरिया वेक्टर जो है बेटा एस कैप या एन कैप जो डायरेक्शन है वो अब आपका हमेशा एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। इसलिए मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब आपका फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर हो जाए। जो फील्ड है वो एरिया के परपेंडिकुलर, यानी कि पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर होता है। ठीक है, तो जब इनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा तो मैक्सिमम रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब इन सारी बातों को लिखा मैंने कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये जो आपका थीटा, थीटा जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा। तो इसको इकट्ठा करके जो बात आती है वो आती है ई एस कोस थीटा, और इसी को लिख सकते हैं ई डॉट एस। इट इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर। तो जब इनको इकट्ठा करके लिखोगे तो ई डॉट एस, तो फॉर्मूला लिख लो आप लोग कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट ई डॉट एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई डॉट एस, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, और इंटीग्रेशन करोगे फाई का तो ई डॉट डी एस, है ना। तो स्मॉल एलिमेंटल एरियाज पे करोगे तो ई डॉट डी एस। ठीक, तो ये लिखो। लिख लिया? यस सर। ठीक है, अगर एलिमेंटल एरिया होगा तो आपको ds लेना है, और अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज सरफेस का मतलब जैसे कोई स्फीयर हो गया, होलो स्फीयर हो गया, या फिर होलो क्यूबॉइड क्यूब टाइप का हो गया, तो उसमें हम लोग इंटीग्रेशन ले लेते हैं पूरे सरफेस पर, है ना। तो पूरे सरफेस पे इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, इतनी भारी भरकम चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, फाइनली लास्ट आंसर निकालेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन एक बार सोल्व करके ट्राई करो जो भी फॉर्मूला आया उससे, और फिर आपको बताएंगे एरिया पे इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं। इसको ट्राई करो। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। आ गया आंसर बेटा? यस सर। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 5 i कैप 4 j कैप 6 k कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और सरफेस एरिया दिया है आपको i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। अब हमें क्या करना है भाई, हाउ डू वी फाइंड आउट फ्लक्स? फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट बिटवीन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। है ना, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, सीधा वेक्टर्स को लिख दो। ई वेक्टर इज गिवन एज 5 i कैप प्लस 4 j कैप
6 के कैप, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम लोग, कंपोनेंट वाइज अगर वेक्टर दिया हो तो सीधा सीधा क्या करेंगे, आई कैप को मल्टीप्लाई कर देंगे जे कैप को और के कैप को। तो आई कैप देखो 5 और 5 5 5 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 6 3 जा 18 12 ऐड कर दो 6 3 जा 12 ऐड कर दो तो कितना होगा बेटा 8 18 और 5 26 प्लस 5 31 हो गया। यस सर 31 और मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आ गया फ्लक्स। ओके थर्टी वन इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन है, ये और ट्राई करेंगे। इसको ट्राई करो एक बार, कैसे कर सकते हो, ई डॉट डी एस है ना। इसको एक बार आप ऑनेस्ट ट्राई दो। मैं आपको है ना 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर इससे आपको एक नया कंसेप्ट पता चलेगा इस क्वेश्चन से। लेट्स ट्राई दिस वन, ठीक है, सब बच्चे करो। ई डॉट डी एस था ना हमारा टोटल मैग्नीट्यूड, तो लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, एलिमेंटल एरिया लेके पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करना है। देखो कर सकते हो क्या। हुआ बेटा, किया किसी ने ट्राई। नहीं हो रहा सर। इंटीग्रेशन से तो नहीं हो रहा, गॉस लॉ से किया है। इंटीग्रेशन से ही करो, गॉस लॉ क्यों यूज करते हो, इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना आएगा, कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ तो फिर इंटीग्रेशन से ही हो जाएगा। जरूरी थोड़े इंटीग्रेशन करना है, उसका फाइनल रिजल्ट तो हमें पता ही है ना, कि जितने भी स्मॉल एलिमेंटल एरिया डीएस होंगे उन सबको जोड़ दोगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आएगा, कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। देखो चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r
फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू द एनक्लोज्ड चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? F upon Q naught. के क्यू अपॉन R square. R square. ठीक है, और डीएस को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा? 4 पाई R square. आर स्क्वायर। के को लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिखो और Epsilon naught. आंसर निकालो। निकालो, अब हिंट दे दिया, अब करो। So 36 into 10 की पावर 9 pi. ऐसे नहीं आएगा, कुछ वैल्यूज तो दे ही नहीं रखी। क्यू के टर्म्स में आएगा, क्यू या एप्सिलॉन इस के टर्म्स में आएगा। ये So तो Q 5 pi sir. equal to Q by epsilon naught. 36 into 10 की पावर 9 Q pi. रुक जाओ, ये के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन रखो। हाँ, सुरेंद्र का आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आंसर आएगा बेटा। Yes sir. करो सब लोग। Yes, sir. स्पर्श का भी आ गया। करो करो करो। अब हिंट दे दिया बेटा। के को आपको रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड को रखना है क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और ds को इंटीग्रेट करते हो तो आप पूरा सरफेस पे तो 4 पाई आर स्क्वायर आता है। आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज रखो, देखो क्या आता है। क्यू क्या Sir आ फाई गया. क्या आता है? Q upon फ्लक्स की वैल्यू epsilon. क्या आएगी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसने करा था गोज लॉ से? सुरेंद्र ने। No sir. मैंने. तो गोज लॉ ही डिराइव हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। Yes sir. है ना, कि एक क्लोज सरफेस से पास करेगा टोटल फ्लक्स तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, देखो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एरिया वेक्टर के पैरेलल है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 है। तो टोटल जितना फ्लक्स होगा सारा का सारा एरिया के परपेंडिकुलरली पास करेगा। तो इसको अगर कोस 0 1 हो गया तो फिर हमने लिखा ई डॉट डी एस। ई की वैल्यू अभी बताई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, और डी एस जब आप पूरा किसी स्फीयर पे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो तो 4 पाई इंटू के क्यू आ गया। के को रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई नीचे का कट जाएगा, खाली एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो टोटल फ्लक्स बिकम्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और क्यू क्या है? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दिस स्फीयर। देखो हो गया, बिना इंटीग्रेशन के ही हो गया। हुआ? कितने बच्चों को समझ आया? हुआ क्या ये? जिनको नहीं आया वो बाद में पूछेंगे। हाँ। अब वो बच्चे हैंड रेज करो खाली जिनको समझ नहीं आया ये क्या हुआ है, जेन्युइनली। सूरज को नहीं आया, तनीषा को नहीं आया, दिया को नहीं आया। हाँ, सेजल को पूछो, डाउट्स पूछो एक एक करके। सूरज क्या क्या समझ नहीं आया? सर मुझे अभी तक इंटीग्रेशन नहीं सिखाया स्कूल में, और मैंने भी नहीं किया, इसीलिए कुछ समझ नहीं आया सर। तो इंटीग्रेशन की जरूरत कहाँ थी यार? ये बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर कुछ तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो बस नहीं, इंटीग्रेट क्या 4/3। 4/3 नहीं होता, वॉल्यूम होता है। देखो, ओ इस एक स्फीयर था, उसके एरिया को यस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, और इन छोटे यस छोटे सर। टुकड़ों का एरिया कैलकुलेट करके सबका एरिया जोड़ दिया। तो व्हाट विल हैपन? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मिल जाएगा। यस सर। तो वही उसी को इंटीग्रेशन बोला, कि छोटे छोटे टुकड़े लिए, उन सब का एरिया जोड़ लिया। तो मुझे फाइनल आंसर ही पता है ना कि इट इज 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यस यस तो इंटीग्रेशन को तो हमने स्किप ही कर दिया, यहाँ पे यूज ही नहीं किया। ठीक है, तो यस ओके सर। तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है ई डॉट डी एस होता है, राइट? यस डॉट प्रोडक्ट को हमने ये लिख दिया क्योंकि एलिमेंट्स थे छोटे छोटे, तो इंटीग्रेशन करना पड़ा। लेकिन ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन डी एस, इसको हमने डायरेक्टली 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया बेटा, इंटीग्रेट किया ही नहीं हमने। तो सीधा आंसर लिख दिया कि वी नो कि टोटल सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर रखी, और फिर अपना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। ठीक है, दिया Sir clear. हो गया अब? अच्छा, Yes sir. यस सर। अब बताओ किसी और को डाउट है?
तनीषा आ गया समझ, ठीक है। चलो अब बात करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। हमने ये फ्लक्स की बात करी कि फ्लक्स कैसे काम करता है, ये इधर यहाँ तक आगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके आगे इसका जिक्र होगा उसमें गोज लॉ में, गोज लॉ में डिस्कशन करेंगे। आपको पता चला बेटा, देखो हुआ क्या है यहाँ पे कि एक स्मॉल चार्ज क्यू रखा हुआ है इनसाइड दिस स्फीयर, होलो स्फीयर। तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इस होलो स्फीयर को क्रॉस कर रहा है हर पॉइंट पे। तो देखो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, क्या वो सारा का सारा स्फीयर के थ्रू गया, यस सर। है ना, सारा का सारा स्फीयर के थ्रू ही जाना पड़ा। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखो इजी टॉपिक है, चार्ज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको बता दिया कि इन सिस्टम इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस आर क्लोजली पैक्ड। इनफाइनाइट होंगे, छोटे छोटे होंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि 5 कूलम्ब की भी बात करते हो तो 5 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इतने होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स 5 कूलम्ब चार्ज में। तो हम क्या करते हैं कि ये छोटे छोटे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इनको लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनमें डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले लीनियर की बात करो, देखो आपको राइट साइड में एक वायर दिखाई दे रहा है, वायर या रोड या केबल, है ना, कुछ भी मानो आप उसको, मेटालिक वायर, मेटालिक केबल, मेटालिक रोड। ठीक है, अब इस पे टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज ऑन दिस रोड इज कैपिटल क्यू। ठीक है, और टोटल लेंथ ऑफ द रोड इज एल। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात करें तो कितना होगा बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। जैसे अभी बोला था ना कि 5 कूलम चार्ज है 5 मीटर पर, तो पर मीटर कितना होगा, 1 कूलम पर मीटर, है ना। तो उसी प्रकार से टोटल चार्ज आपका कैपिटल क्यू है और लेंथ एल है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि पर यूनिट लेंथ कितना होगा, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो क्यू बाय एल। तो इसको बोला लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लेमडा, और ये किसके बराबर होगी बेटा, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। लिख लो ये बात, क्यू इज टोटल चार्ज, ठीक है, और यूनिट क्या होगा लेमडा का, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम्ब और मीटर होता है लेंथ का, तो कूलाम्ब पर मीटर। per meter. ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यस सर। अब एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, टोटल चार्ज इज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एरिया ए, तो पर यूनिट एरिया कितना चार्ज होगा बेटा, क्यू बाय ए क्यू बाय ए। तो इसको बोलेंगे सिग्मा, और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे क्यू आपका है टोटल चार्ज, और ए है एरिया। क्यू बाई ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। यूनिट क्या होगा सिग्मा का, कूलाम्ब पर मीटर कूलम स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर नीचे आएगा एरिया का, ऊपर कूलाम्ब चार्ज का यूनिट। ठीक है, और अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम पे हो जाए बेटा, तो कूलम प्रति मीटर क्यूब। कूलाम्ब प्रति मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम है, इसको स्फीयर मानो आप, है ना, बॉल है, उस बॉल पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर बाहर पूरे पे। तो इसका वॉल्यूम आपका v है और टोटल चार्ज इज q। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो को बोला वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। क्यू वही यहाँ यस भी सर। टोटल चार्ज है क्यू, और वी आपका टोटल वॉल्यूम है। वी है वो टोटल वॉल्यूम है। ठीक है बेटा, यूनिट आ गया कूलाम प्रति मीटर क्यूब, किसका, सिग्मा का, सॉरी रो का। ठीक है, लिख लो इसको भी।
हो गया? अब करो क्वेश्चन। हम्म। ये रहा। शाबाश स्पर्श। जिनका भी आंसर आ जाए बेटा हैंड रेज कर लेना, है ना। इजी क्वेश्चन है, बेहद आसान सवाल है, ट्राई करो। A uniformly charged conducting sphere of 2 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square. Find the charge on the sphere. तो आपको क्या दिया है बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। अब यूनिफॉर्मली चार्ज है तो टोटल एरिया निकालो पहले स्फीयर का और मल्टीप्लाई करके देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी से, तो आपको जो यूनिट मिलेगा वो मिलेगा कूलाम्स, माइक्रो कूलाम्स या कूलाम। तो चार्ज ही है वो। टोटल चार्ज इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। जिनका भी आंसर आता जाए हैंड रेज करते जाना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज, अभी किया था, 4 पाई आर स्क्वायर। आगे आंसर, चलो करते हैं भाई। तो यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2 मीटर डायमीटर। अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, आर की जगह 2 ले लिया होगा, देखो गड़बड़ करके बैठे होंगे, है ना। रेडियस कितना है बेटा इसका? 1 मीटर, ठीक है। और सरफेस एरिया क्या होगा? एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखो, 4 पाई इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 4 पाई।
और डेंसिटी कितनी है, चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सिग्मा से। सिग्मा की वैल्यू दे दी आपको 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूँ तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, है ना। तो यहाँ से मुझे Q निकालना है, टोटल चार्ज, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 80 इंटू 10 टू द पावर -6, और एरिया कितना है 4 पाई मीटर 4 स्क्वायर, पाई। ये मीटर स्क्वायर में आया आंसर हमारा, ठीक है। और तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, कूलम्स में आंसर आएगा, करो इसको, कितना आ रहा है बेटा, ये 1004 माइक्रोकूलम 320 पाई इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम। तो -6 को तो माइक्रो कूलाम लिख लेंगे, 320 को 1000 कितना आ रहा है बेटा, 1004, यस सर 1004 पॉइंट कितना 8 माइक्रो कूलाम। तो ठीक लग रहा है आंसर, 320 इंटू 3.14 करोगे तो लगभग यही आंसर आएगा। तो 1004.8 माइक्रो कूलाम, ये टोटल चार्ज है, किधर है, स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ऐसे दिखेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको चार्ज। तो वैल्यू क्या आ रही है 1004 माइक्रो कूलाम, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही वैल्यू है, घबराना नहीं है। इसको मतलब इसने क्या लिया, इसको अप्रोक्सीमेटली ले लिया 10 टू द पावर 3 माइक्रो कूलाम, है ना 1000, और फिर उसको क्या कर दिया इसने 10 टू द पावर -3 कूलाम्स। तो वही है, ठीक है, सेम ही चीज़ है। तो हमारा आंसर आया 1004.8 माइक्रो कूलाम्स। हाँ जी, समझ आया बेटा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, हमने क्या क्या पढ़ा। फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट, है ना। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आया था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, और इसी को लिखते थे ई एस कॉस थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा। जब एंगल 0 होगा, यानी कि एरिया वेक्टर और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे, तब क्या होगा, क्या बोलेंगे उसको, मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या करेंगे, पूरे सरफेस पे इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, जैसा हमने उस चार्ज के लिए किया था। ये बेसिस बनता है किसका, गोज लॉ का, ठीक है, गोज लॉ यहीं से डिराइव होगा आपका। फिर चार्ज डेंसिटीज की बात करें, लीनियर चार्ज डेंसिटीज चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा, इससे पहले जो पढ़ा था वो था। अब आपको ना कुछ टाइम बचा है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, या फिर एक बार ये शॉर्ट नोट्स भी दिखा देते हैं आपको ना यहाँ से रिवीजन करने के लिए। देखो बेटा, हमने स्टार्ट किया था, एक बार फटाफट से सुन लेते हैं, 2 मिनट लगेगी, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज सबको पता है क्या होता है, ठीक है, अभी रिवाइज नहीं करा रहा है एग्जैक्टली, बस हम मार्किंग कर रहे हैं कि आप यहाँ से पढ़ लेना, नोट्स रिवाइज करने हैं तो शॉर्ट नोट्स यहाँ से भी हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज सबको पता है, मेथड ऑफ चार्जिंग, इंसुलेटर को चार्ज करने के लिए फ्रिक्शन, और कंडक्शन और इंडक्शन कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन वेक्टर फॉर्म देखा तो आपको नेगेटिव साइन वाला बताया था कि वो उल्टा डायरेक्शन होता है, सब इसका नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। फिर हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस होंगे तो कैसे नेट फोर्स कितना रहेगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला F/Q0 होता है। ई का वैल्यू देखेंगे तो कूलम्स लॉ से हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये अभी देखना है, इसको मैं बता दूंगा आपको ना, ये मार्क कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे हमने इनडायरेक्टली कर लिया है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज QE, है ना, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं बार बार। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के साथ अगर इनका कंपैरिजन है तो क्वेश्चन के थ्रू हम इसको देख लेंगे, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज,
तो यहाँ पे इसके भी फॉर्मूलाज एक बार डिस्कस करने हैं, लास्ट वाले दिन करा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग अलोंग, ये तो सेम ही है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने डिस्कस कर ली कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइन, जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किया अभी कि फ्लक्स होता क्या है। अब हमारा फाउंडेशन तैयार हो गया गोज लॉ का, कि अब गोज लॉ देखेंगे कि गोज लॉ क्या होता है, गोज लॉ की प्रॉपर्टीज़ और ये सब, इनका एप्लीकेशन क्या होगा। फिर जब क्या होगा कि आपको ने जो फॉर्मूला यूज़ हुए ना ये सब भूल जाओगे। गोज लॉ इतना आसानी से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स की वैल्यूज़ देगा कि आप सब कुछ भूल जाओगे। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे और सीधा चार्ज को उसके अंदर फिट करोगे, फिर सीधा बताओगे आंसर, ठीक है। फिर ये इसके बाद क्या बचेगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ये इनसाइड ए कैविटी। तो ये वाला आपका लगभग हो जाएगा, है ना, अगले क्लास तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड गॉस लॉ, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मोस्टली इसी में थे। इसके बाद फील्ड पोटेंशियल और वो बचेगा, वो भी करा देंगे आपको, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स के 2 क्वेश्चन करा देते हैं, टाइम बच गया है।